हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे अध्याय 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। इसमें आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखो, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है अथवा पदार्थ में हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है अथवा पदार्थ में हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का योग होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब देखो, हम यहाँ ऑक्सीकरण की परिभाषा में हमने देखा पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्व का योग, पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी, पदार्थ में विद्युत धनी तत्व की कमी, यानी 4 बिंदु हो गए। अब बारी बारी से हम इन बिंदुओं के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन की व्याख्या करेंगे। तो हम पहले लेते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में पहला बिंदु है, ऑक्सीकरण की परिभाषा जो है ऑक्सीजन के आधार पर है, मतलब बेसिस ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकरण की परिभाषा यहां देनी है। तो देखो, किसी पदार्थ में, ये पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। मैंने यहां प्लस साइन का यूज किया है और प्लस साइन का अर्थ है जुड़ना, इधर मैंने माइनस साइन का यूज किया है और इसका अर्थ है निकलना, यानी कि इस तालिका में मैंने प्लस और माइनस का यूज किया। प्लस का अर्थ है जुड़ना और माइनस का अर्थ है निकलना। ठीक है, अब हम लेते हैं उदाहरण, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यह पदार्थ है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ी, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है और क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां मैग्नीशियम का जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पदार्थ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ गई और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीकरण की अवधारणा हाइड्रोजन के आधार पर। तो देखो, पदार्थ, ये पदार्थ है, इसमें से हाइड्रोजन जो है, माइनस साइन का अर्थ मैंने बताया आपको क्या है? निकलना। तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखो, यहां उदाहरण लेते हैं हम, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, जल और सल्फर यहां बन रहे हैं। तो देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड में से, हाइड्रोजन सल्फाइड में से ये सल्फर क्या हो रहा है? सल्फर बन रहा है इससे। तो यहां हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन की क्या हो गई? कमी हो रही है। हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी, और सल्फर का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसे ही देखो, ये एथेनॉल है, एथेनॉल, एथेनॉल है और एथेनॉल का एथेनेल में जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। एथेनॉल में देखो 3, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, जबकि एथेनेल में 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की यहाँ क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो एथेनॉल का एथेनेल में परिवर्तन जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऐसे देखो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, किसी पदार्थ से विद्युत धनी तत्व, विद्युत धनी तत्व जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अधिकांश जो है मेटल क्या है? विद्युत धनी तत्व हैं। तो विद्युत धनी तत्व का यहाँ क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है।
तो किसी पदार्थ से विद्युत धनी तत्व जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बनता है। तो पोटेशियम आयोडाइड से क्या बन रहा है यहाँ? आयोडीन। तो यहां देखो पोटेशियम की क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी पोटेशियम इससे अलग हो रहा है, इसमें से निकल रहा है। तो पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोराइड और सल्फर यहां बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से देखो सल्फर बना, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बना? सल्फर बना। तो यहां हाइड्रोजन क्या हो रही है? कम हो रही है, निकल रही है इसमें से। तो और सल्फर यहां बन रहा है, हाइड्रोजन क्या है? विद्युत धनी तत्व है। तो यहां ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट देखो किसी पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, किसी पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ये पदार्थ है, जुड़ रहा है क्या इसमें? विद्युत ऋणी तत्व, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो किसी पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, पहले का उदाहरण है। तो देखो यहाँ मैग्नीशियम पदार्थ है, ऑक्सीजन क्या है? यहाँ विद्युत ऋणी तत्व है और ये इसमें जुड़ रहा है और क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना यहाँ ऑक्सीकरण है। यानी कि हम कह सकते हैं मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां देखो अन्य उदाहरण में मैग्नीशियम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। मैग्नीशियम या पदार्थ हो गया, क्लोरीन इसमें जुड़ रहा है। क्लोरीन क्या है? विद्युत ऋणी तत्व है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हैलोजन तत्व विद्युत ऋणी तत्व हैं। तो ये विद्युत ऋणी तत्व इसमें जुड़ रहा है। तो यहाँ ये क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं हम अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सी हैं? अपचयन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी ऑक्सीजन उनमें से निकलती है, क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं। जैसे पदार्थ, अब यहाँ ऑक्सीजन का क्या है? निष्कासन, तो ये क्या होंगी? अपचयन अभिक्रिया। पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। अब देखो इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। दूसरा आधार है हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर अपचयन। तो किसी पदार्थ में, ये पदार्थ है हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखो ये पदार्थ है एथीन, क्या नाम है इसका? एथीन। और यहां क्या बन गया है? इससे एथेन, एथेन बन रहा है। तो यह एथीन में हाइड्रोजन का योग हुआ और क्या बना? एथेन। तो हाइड्रोजन की क्या हो रही है? वृद्धि। एथीन में 4 हाइड्रोजन है जबकि एथेन में 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो ये क्या है? एक अपचयन अभिक्रिया है। हम कह सकते हैं एथीन का एथेन में अपचयन हो रहा है। ऐसे ही देखो यहाँ ये हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। तो यहां देखो
क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हुआ, क्लोरीन पदार्थ हो गया, इसमें हाइड्रोजन जुड़ी, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो हम कह सकते हैं क्लोरीन का हाइड्रोजन क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट देखो यहां पे अपचयन की अवधारणा विद्युत धनी तत्व के आधार पर। यह पदार्थ है विद्युत धनी तत्व का, इसमें योग हो रहा है और किसी पदार्थ में विद्युत धनी तत्व का योग होना अपचयन कहलाता है। तो यहां हम लेते हैं, देखो यहां मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहां ऑक्सीजन क्या है? पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है? पदार्थ है। और मैग्नीशियम क्या है? विद्युत धनी तत्व है। और इस विद्युत धनी तत्व का इस ऑक्सीजन में योग हो गया और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन अपचयन अभिक्रिया है। यानी कि ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना क्या है? जो है यहां के अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है। अब देखो यही अभिक्रिया हमने यहां पे भी लिए, ये रहा उदाहरण इसका ही, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यहां पे भी लिया हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। लेकिन यहां देखो इन दोनों में जो पदार्थ है वो क्या है? मैग्नीशियम है और उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीजन या कह सकते हैं विद्युत, ऑक्सीजन क्या एक विद्युत ऋणी तत्व है। तो ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का योग पदार्थ में ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन इस अभिक्रिया में हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है, यानी पदार्थ ऑक्सीजन है और इसमें योग किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का हो रहा है। मैग्नीशियम का योग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है। जबकि यहां हम कहेंगे जो है मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम जो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां क्लोरीन पदार्थ है, क्लोरीन पदार्थ है और मैग्नीशियम विद्युत धनी तत्व है जो कि इसमें जुड़ रहा है और जुड़कर क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। तो हम कह सकते हैं यहां क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में जो है अपचयन हो रहा है। अब नेक्स्ट है अपचयन की अवधारणा विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर। तो देखो किसी पदार्थ, ये पदार्थ है, में से विद्युत ऋणी तत्व का निकलना जो है अपचयन कहलाता है। यानी किसी पदार्थ में से विद्युत ऋणी तत्व जैसे आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन आदि का निकलना जो है अपचयन कहलाता है। यहां हमने लिया एक उदाहरण फेरिक क्लोराइड, FeCl3 का नाम क्या है? फेरिक क्लोराइड में हाइड्रोजन का योग कराते हैं तो क्या बनता है? फेरस क्लोराइड। FeCl2 का नाम है फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहां आयरन की संयोजकता जो है +3 है, यहां जो है आयरन की संयोजकता +2 है। अधिक वाली जो होती है वो इक होती है, कम वाली जो होती है वो अस होती है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया फेरिक, आगे क्लोराइड है क्लोराइड, और इसका नाम हो गया फेरस क्लोराइड। तो यहां देखो इसमें यहां पे फेरिक क्लोराइड का जो है फेरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है क्योंकि यहां विद्युत ऋणी तत्व की कमी हो रही है। तो देखो हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व की कमी होती है अथवा पदार्थ में हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व की वृद्धि होती है और अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हो गई अपचयन की परिभाषा। अब देखो हम लेते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। तो अगला टॉपिक है अपना ऑक्सीकरण व अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा।
ऑक्सीकरण व अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। ऑक्सीकरण व अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा वो तो कॉलम बना रहा हूं। ऑक्सीकरण एक तरफ ले रहा हूं, ऑक्सीकरण बताऊंगा एक तरफ, और यहां दूसरी तरफ ले लेता हूं मैं अपचयन। ठीक है, तो देखो पहले लेते हैं हम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, अणु, आयन आदि के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखो यहां लेते हैं सोडियम। सोडियम है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम धनायन। सोडियम परमाणु है, ये उदासीन है, एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया, क्या बना लिया? सोडियम धनायन, आयन बना लिया। और यहां ये एक इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करने के लिए हमने लगा दिया। ठीक है, तो यहां ऐसे देखो फेरस आयन है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्या बना लेगा? फेरिक आयन। इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। देखो यहां पर मैंने जो ये सोडियम परमाणु है, उदासीन है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो अब उदासीन परमाणु जो होता है ना, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, निरस्त हो जाते हैं, परमाणु उदासीन हो जाता है। लेकिन अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, यानी उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, तो ये उदासीन है। एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, अब प्रोटॉन तो उसमें 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? 10 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन निरस्त हो गए, यानी कि धनावेश से ऋणावेश यहाँ निरस्त हो गया, एक प्रोटॉन का धनावेश यहाँ बच गया। तो इसको हमने बैलेंस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ऐसे देखो फेरस आयन है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इसने क्या बना लिया? यहाँ पे जो है फेरिक आयन बना लिया। ऐसे देखो नेक्स्ट क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर Cl तो बनाएगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन जब स्वतंत्र अवस्था में होती है तो आणविक रूप में होती है, यानी कि Cl2 के रूप में होगी, Cl के रूप में नहीं होगी। तो यहां हम इसको कर लेते हैं 2, तो ये हो गया Cl2। एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का एक का त्याग हुआ, यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्याग। यहां धनावेश में क्या हुई? वृद्धि। धनावेश में क्या हो रही है? धनावेश में वृद्धि हुई, वृद्धि। यहां पे भी क्या हो रही है? धनावेश में वृद्धि हुई। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां ऋणावेश में कमी हुई। ऋणावेश में क्या हुई? कमी। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर इसे कैसे क्लियर करेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, अणु, आयन आदि के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ सोडियम परमाणु उदासीन था, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धनायन बना लिया धनावेश में, यहाँ उदासीन था, यहाँ धनावेश क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ +2 धनावेश था इसमें, यहाँ +3 हो गया, धनावेश में क्या हुई? वृद्धि हुई। यहाँ ऋणावेश था, इस पे यहाँ उदासीन हो गया, तो ऋणावेश में क्या हुई? कमी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीकरण में धनावेश में वृद्धि होती है तथा ऋणावेश में कमी होती है। क्लियर? अब हम लेते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, अणु, आयन आदि के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं।
क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन का त्याग। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ग्रहण किए जा रहे हैं। तो देखो क्लोरीन Cl है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया और क्या बना लिया? क्लोराइड आयन। ये क्लोरीन था, उदासीन था यहाँ पे, और यहाँ इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्लोराइड आयन बना लिया। क्लोराइड ऋणावेश में वृद्धि होती है। मैग्नेट आयन 1 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, मैग्नेट आयन, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसने 4-2 पर मैग्नेट आयन बना लिया। तो यहां पे भी क्या हुआ? ऋणावेश में वृद्धि हुई। ऐसे देखो यहां मैग्नीशियम धन आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और मैग्नीशियम परमाणु बना लिया क्योंकि उदासीन है। तो यहां क्या हुआ? धनावेश में कमी। धनावेश में क्या हुई? यहाँ कमी। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, अणु, आयन आदि के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखो यहां पर ऋणावेश में वृद्धि होती है तथा धनावेश में जो है यहाँ कमी होती है। नेक्स्ट है आपके रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इनमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो नेक्स्ट लेते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात एक पदार्थ अपचयित होता है तो दूसरा ऑक्सीकृत होता है। अर्थात इनमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं साथ साथ चलेगी। रेडॉक्स में 2 अर्ध अभिक्रियाएं होती है, एक ऑक्सीकरण तो दूसरी अपचयन अभिक्रिया होती है। एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा क्या होगा? अपचयित। तो परिभाषा के रूप में मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, अर्थात एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा अपचयित होता है, रेडॉक्स या अपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण लेते हैं हम इसका। उदाहरण जिंक की अभिक्रिया। उदाहरण 1, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये क्या बन गया? कॉपर। क्या आप बता सकते हैं रेडॉक्स के अलावा किस प्रकार की अभिक्रिया है? हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है और जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर रहा है, इसलिए एक ऐसी विस्थापन अभिक्रिया भी है। यदि विस्थापन के व्यू से हम इसे देखेंगे तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं रेडॉक्स की, तो देखते हैं रेडॉक्स कैसे है। अधिकांश विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, तो देखते हैं। तो देखो यहाँ जिंक से
जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर सल्फेट से कॉपर। यहाँ इसकी वैलेंसी 0 है, यहाँ जिंक की वैलेंसी +2 है, यहाँ कॉपर की +2 है और यहाँ इसकी 0 है। ठीक है, तो देखो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जिंक धन आयन बना लिया और इलेक्ट्रॉन का त्याग किसमें होता है? ऑक्सीकरण में। तो इसका क्या हो गया यहाँ? ऑक्सीकरण। ठीक है, यहां इसने देखो कॉपर की यहाँ वैलेंसी +2 है, तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और उदासीन हो गया। और क्या हो गया? उदासीन हो गया, 0 हो गई। तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। इसका क्या हो रहा है? अपचयन। अब देखो जिस पदार्थ, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभिक्रिया दे दी जाती है, ऑक्सीकरण किसका हुआ, अपचयन किसका हुआ, ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, अपचयित कौन सा है, ऑक्सीकृत कौन सा है। वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकृत कहलाता है और वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है अपचयित कहलाता है। तो यहां देखो हम बात कर रहे हैं जिंक का, जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? जिंक का, यानी ऑक्सीकृत यहाँ कौन सा पदार्थ हुआ? जिंक। कौन सा हुआ? जिंक। कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हुआ है, तो यहाँ अपचयित कौन सा है? कॉपर सल्फेट। अब देखो वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। यानी कि यहाँ जिंक क्या है? अपचायक। जिंक क्या है? अपचायक। जिंक क्या है? अपचयक। और वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक। तो यहाँ ऑक्सीकारक क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये इलेक्ट्रॉन दाता भी कारक है और ऑक्सीकारक क्या होगा? इसने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक है। यानी कि अपचायक, अपचायक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होगा, अभिकारक। और ऑक्सीकारक जो होगा, ऑक्सीकारक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होगा। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसका होता है? अभिकारक का होता है। किसका होता है? अभिकारक का। और उनमें से भी जो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होता है वो अपचायक कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक जो होता है वो जो है आपके ऑक्सीकारक कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं हम। फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं। फेरिक ऑक्साइड अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। समीकरण संतुलित होना चाहिए दो, तो इधर हमने 2 कर दिए, ये इधर 3, तो हमने इसको 3 किया, तो ये 3 और 3 दूनी 6, तो इधर भी 3 किया। चेक कर लेते हैं फिर 2 2, ऑक्सीजन 3 और 3 6, 3 दूनी 6, कार्बन 3 3, ये हो गया आपके बैलेंस है। तो यहाँ फेरिक ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखो इसको और इसको, और यहाँ देखो इसको और इसको, इसका क्या हुआ है? यहाँ देखो Fe2O3 से Fe बना, ऑक्सीजन की कमी हो रही है यानी कि अपचयन हुआ इसका। और यहाँ देखो ऑक्सीजन बढ़ रही है यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। मैं कह सकता हूं क्या? फेरिक ऑक्साइड का जो है आयरन में अपचयन हो रहा है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपचायक की और ऑक्सीकारक की। तो देखो मैंने कहा था जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक। क्यों? क्योंकि दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है।
ठीक है। तो यहां पर जिसका अपचयन हुआ है वो क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक हो गया ये। तो ऑक्सीकारक क्या है, फेरिक ऑक्साइड। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ है ये यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, अपचायक। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ क्या है, अपचायक है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं अपन जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो यहां हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड का जिंक में परिवर्तन, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो देखो यहां ऑक्सीजन की कमी हो गई जिंक ऑक्साइड से जिंक में, तो ये क्या हो गया, अपचयन। और यहां इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। जिसका अपचयन हुआ है वो क्या है, ऑक्सीकारक। यानी कि ये तो क्या हो गया, ऑक्सीकारक। और ये क्या हो गया, यहाँ कार्बन जो है वो हो गया अपचायक। क्या हो गया, अपचायक। तो ये हो गई आपके रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में क्या होता है, रेडॉक्स में जो है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं जो हैं वो साथ साथ होती हैं। अब देखो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है उत्प्रेरक, और उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे और उसी के साथ ही चैप्टर आपका समाप्त भी हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।